अभी वीडियो आ रहा है, एक बार बताओ भाई सभी। अभी ऑडियो वीडियो आ रहा है, चलो। तो शुरुआत करते हैं हमारी सेल थ्योरी के आगे वाले पोर्शन से। हमने लास्ट में पोस्टुलेट के बारे में पढ़ा था, जो कि न्यूटन श्वान द्वारा किए गए थे। अभी सब ठीक है, हमारी नमस्कार। चलो शुरुआत करते हैं। कोशिका के अध्ययन के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कहा था कि ये जो दो वैज्ञानिक थे, एक बॉटनिस्ट थे तो दूसरे जूलॉजिस्ट थे। एक ने कहा प्लांट्स के स्टेटमेंट में कि सब सेल से बनते हैं, और दूसरे ने जानवरों के बारे में बताया कि सभी सेल से बनते हैं। अरे 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 अरे, अब साउंड ठीक आ रहा है? अब साउंड ठीक आ रहा है? चलिए, इसके आगे लिखेंगे इन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। ठीक है, इसका क्या मतलब है ज़रा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। अभी सब ठीक है। फर्स्ट स्लाइड है ये, है ना, बीच में तो दिखाई नहीं दिया था, तो लिखिएगा। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में ये जो स्टेटमेंट था ये दिया था, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। ठीक है, क्या कहा था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उससे बनती हैं। ये किसका मतलब है? ये मतलब है आपके इस वाले फ्रेज का, है ना। इस वर्ड का मतलब जो है वो आपका ये निकल करके आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रोसेस से, तो आप बता सकते हैं बाई बाइनरी फिशन, द्विविखंडन की प्रक्रिया से, है ना। ये है कोशिकाएं द्विविखंडन से बनती हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दिया था। मैम वॉइस में टक टक की आवाज़ आ रही है, अच्छा। हाँ जी नीतीश जी, उनको आप कर सकते हैं बढ़िया से। अच्छा लिख चुके हो पहले, चलो बहुत बढ़िया। अभी तो नहीं है? इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा दिया था कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी श्लीडन और श्वान की सेल थ्योरी से, जो 1838 में दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो रुडोल्फ वर्चो आए, उन्होंने कहा कि भैया देखो पहले से कोई सेल्स हैं जिनके माध्यम से द्विविखंडन होता है और आपकी नई सेल्स बनके तैयार हो जाती हैं। ठीक है, ये पहली स्लाइड है, आज की पहली स्लाइड है। जो भी अभी जुड़े हैं आप यहाँ से लिख सकते हो। ऑल राइट, तो मैम ये रुडोल्फ वर्को का स्टेटमेंट आया था। उसके बाद जीवों की बात करें तो देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आप उन्हें बताएंगे। पहला यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। नाम में ही आपको समझ में आ रहा है, यूनी, यूनी का मतलब होता है एक, एकल, और सेल्यूलर मतलब कोशिकीय, जिनमें सिर्फ एक कोशिका आपकी उपस्थित होती है। एकल कोशिकीय जीव। क्या लिखेंगे? मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, केवल एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण आपसे पूछ लिए जाएं तो कई सारे उदाहरण हैं। आप नाम लिखेंगे बैक्टीरिया का, जीवाणु, अमीबा,
ठीक है, युगलीना, पैरामीशियम, ऐसे कई सारे नाम जो है वो आपको दिखाई दे जाएंगे, युगलीना एटसेट्रा। तो ये आते हैं एकल कोशिकीय जीव के अंदर। लिखिए ज़रा इसको। मैम आप हमारी क्लास नहीं लेकर यूट्यूब पर क्लास लेते हो तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे अरे अरे, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास नहीं लेकर के वहाँ क्लास लेते हैं, वहाँ भी डेली क्लास चलती है और यहाँ पर भी। कभी कभी क्या होता है कि सुबह सुबह कुछ ग्लिच वगैरह या कुछ रहता है, तो आप ये एप्लीकेशन वाली क्लास का ना मैं आपका प्रयास कर रही हूँ कि टाइम जो है वो चेंज करवा दें, ताकि आप लोगों को शाम के टाइम पर कोई भी दिक्कत ऐसी खास आती नहीं है। सुबह सुबह ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों का दोपहर का कोई टाइम स्लॉट मिल जाए जिसकी वजह से आपकी क्लासेस भी रेगुलर हो जाएं। ठीक है, मेरा भी प्रयास यही रहता है जिससे कि आप लोगों का एक भी सेशन यहाँ पर मिस ना हो, और आगे अगर कुछ रह भी जाता है तो संडे में आपके एक्स्ट्रा सेशंस जो है वो लगा दिए जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होना। सेल डिवीजन लिख सकते हैं, सेल डिवीजन के अंदर ही आता है, बाइनरी फिजन कह लो, सेल डिवीजन कह लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल डिवाइड करेगा तो इसी प्रोसेस से करेगा, 1 से 2, 2 से 4। सेल डिवीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है ना। द्विविखंडन या कोशिकीय विभाजन वो लिख लिया है तो उसको लिख लीजिए। यह कोशिका विभाजन, अब विभाजन कई प्रकार से होता है ना, 1 से 2 टूटेगा तो उसी को द्विविखंडन कहते हैं। बस यहाँ पे क्लियर, लिख लिया यहाँ पर। चलो इसके आगे बात करते हैं। जब मॉर्निंग में ठीक है, दोपहर में नहीं, सुबह में ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। पहला आपने लिखा यूनिसेल्युलर। देखिए यूनिसेल्युलर मतलब अकेला। आप जब अकेले रहते हो तो आपको सारा जिम्मेदारी, सारा काम खुद ही करना पड़ता है ना, तो आप काम बांट नहीं सकते। सेम यहाँ होता है, जब मैम एक अकेला सेल है तो सारा काम कौन करेगा, ये खुद ही करेगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट, यानी कार्य ना विभाजित नहीं कर सकते हम। इसमें जो काम कर रहे हैं वो आप ही को करना पड़ेगा। कार्य विभाजित नहीं होता। ठीक है, यहीं पर कुछ दूसरे प्रकार के सेल्स भी आते हैं जिनको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी कैटेगरी में लिखना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर का मतलब, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, बहुकोशिकीय, यानी ये बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। यहाँ आप बताएंगे मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ये बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। लिखते चलना साथ में। इसमें उदाहरण किसका लिखेंगे, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब मल्टी सेल्यूलर ही तो हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, पादप, जंतु, है ना, मानव भी जंतु की श्रेणी में ही आता है। और इसमें काम बांट सकते हो क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, तो भैया काम भी अलग अलग सेल्स का देखा जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। कार्य को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यूनिसेल्युलर में ये काम नहीं होता है। ठीक है, चलो एनिमल्स में और प्लांट्स में, जी हाँ, नोट करिए इसको। तो ये दो प्रकार के जीव हमारे पास उपस्थित होते हैं, एक यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टी सेल्युलर। पीछे वाला नहीं लिखा क्या? टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट अभी पहले इस चैप्टर को हो जाने दो, फिर उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट है
वो कंडक्ट करा लेंगे। अभी के लिए तो पहला काम यही है कि आपका इस सिलेबस जो है उसको हम यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। चलो भाई, लिख लिया यहाँ तक सभी ने। अब बात करेंगे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कुछ कोशिकांग के बारे में, कि देखिए कोशिका तक तो ठीक है, कोशिका तक तो ठीक है कि मैम ये जो सेल के बारे में हमने समझा, यहाँ पर सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए हमने एक सिंगल सेल देखा था पिछली क्लास के अंदर, जब बात की थी कि भैया ये सेल थ्योरी जो है वो आपकी कही जाती है, ठीक है। लेकिन इस सेल के अंदर भी देखो, इस सेल के अंदर भी अगर हम बात करें तो सेल हमारा अलग अलग प्रकार का होता है। एक सेल ये है जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, मतलब मैम एक ही सेल है जिसके अंदर सारा काम यहाँ पर चल रहा होता है। इसके बाद कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बहुकोशिकीय सेल आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सेल है, एक अकेले सेल से मिलकर बना है, इसको हम बैक्टीरिया का सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ खास अंदर कोशिकांग दिखाई नहीं देंगे क्योंकि होते ही नहीं है मैम। लेकिन अगर मैं मल्टी सेल्युलर की बात करूं, अगर मैं बहुकोशिकीय की बात करूं, तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है, जिसके बाहर एक दीवार भी है और साथ में अंदर की तरफ उसके बहुत सारे कोशिका के अन्य अंग भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ज़रा कुछ कोशिकांगों के बारे में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा सेल ऑर्गेनेल्स। इन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। ये है क्या, तो आप बता सकते हैं ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन अ सेल, कोशिका में उपस्थित अंग, ठीक है। इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स में पहला आता है हमारा, जिसको नाम देते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। अब देखो, आप में से कई लोगों ने सेल के बारे में पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो शायद आज पहली बार पढ़ रहे होंगे। आप ज़रा इस छोटे से भाग को देखेंगे और आप कहेंगे मैडम ये एक सेल है। भाई जैसे एक घर होता है ना, घर में जितने लोग रहते हैं, घर के बाहर एक गार्ड होता है, घर की भी रक्षा करनी पड़ती है, इसी प्रकार से हमारा एक सेल होता है। सेल को भी बिल्कुल घर की तरह ही मानिएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे घर के बाहर एक मुख्य द्वार होता है जहाँ से कोई भी अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, इस प्रकार से आपका जो सेल है वो भी एक मुख्य द्वार रख के बैठता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल आपको कुछ इस प्रकार की नज़र आती है कि भैया ये देखिए, एक प्लांट के सेल के अंदर ये उपस्थित होती है कुछ ऐसे, और इसी के साथ अंदर की तरफ सारे के सारे कोशिकांग यहाँ पर पाए जाएंगे। इसकी खास बात क्या है कि ये पौधों के अंदर पाई जाएगी, जंतुओं में नहीं पाई जाती, एनिमल्स में नहीं होती। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन जानवर तो कोई अगर अटैक करेगा तो खुद ही उसके ऊपर हमला कर देगा, उसको अलग से एक सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई नहीं जाती है, ठीक है। और इसी के साथ अंदर की तरफ फिर एक और झिल्ली पाई जाती है प्लांट्स में, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी पादप के अंदर दो लेयर्स होंगी, दो अलग अलग आपकी परत होती हैं जो उसको बचा करके रखती हैं बाहरी वातावरण से। फिर उसके बाद अंदर की तरफ इसमें एक द्रव्य भरा होता है पूरे में, जिसको हम कोशिका का द्रव्य कहते हैं। हम किसी भी सेल की बात करें ना, तो मैम ऐसे एक लिक्विड जो है वो भरा हुआ होता है। इसी लिक्विड के अंदर हमारे बाकी के सारे कोशिकांग तैर रहे होते हैं। समझ गए कहानी? मानव में होता है भाई, मानव आता है एनिमल्स में, तो एनिमल्स में नहीं है तो मैम मानव में भी नहीं होगा, है ना। देखो इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस प्रकार से ये आपको तैरते हुए नजर आते हैं। कहाँ गया? ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि मैम एक सेल है, सेल में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में, उस तरल पदार्थ में ही ये सारे के सारे घूम रहे हैं। ये छोटे छोटे से भाग, अलग अलग जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आपका सेल ऑर्गेनल्स या कोशिका के अंग के नाम से ये जाना जाता है। करेक्ट। तो इसके बारे में ज़रा नोट कर लेते हैं। मैम ये सबसे बाहरी परत की हम बात कर रहे हैं, इसी को क्या नाम दिया? सेल की वॉल का नाम दिया। यही है सेल वॉल, कोशिका की भित्ति। तो लिखेंगे इसके बारे में, इट इज़ दी outermost layer of plants, ठीक है। यह है पादप कोशिकाओं में
बाहरी परत होती है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है भाई, एनिमल्स में ये होती है या नहीं होती है, या सिर्फ प्लांट्स में क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं यह जंतु में अनुपस्थित है। यह जंतु में अनुपस्थित। इट इज मेड ऑफ, ठीक है, यह बनी होती है। किससे बनी होती है, जरा ये भी लिख लेते हैं। सेल्यूलोज इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यह पादप में सेल्यूलोज की या सेल्यूलोज से बनती है। लिखो भाई, नोट करो इसको फटाफट से। जिसने पहले से लिख रखा है उसको नहीं लिखना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो उसमें नोट कर लेना अपने नोट्स में, है ना। मिस योगिता इसके बाद टिश्यू पढ़ेंगे। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? अब देखो, लिख लिया तो एक थम्स अप का साइन भेजो सबसे पहले तो। चलो, इसके अलावा भी ये कई और जीवों में होती है, तो आप उसके बारे में भी लिखेंगे। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, यह निम्न जीव में भी उपस्थित होती है। जैसे कि अगर बात आए पहला बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, तो क्या ये जीवाणु में होती है? आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल होती है। और किससे मिलकर बनी होती है? तो आप बताएंगे पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज भी एक प्रकार का शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन भी क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। म्यूरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ब्रैकेट में लिख लेना कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी है क्या? आप बोलेंगे हाँ भाई। अगर स्पेसिफाई करें कि इनका नाम क्या है, कौन सा प्रोटीन है, तो म्यूरिन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन कहा जाता है ना। विशाल जी, ड्राइंग करनी ज़रूरी है, ड्राइंग कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें एट द एंड याद रहेंगी, है ना। अगला देखो, ये फंगस में भी पाई जाती है। फंगस यानी कवक के अंदर भी होती है और वहाँ बनी हुई होती है एक काइटिन नाम के कार्बोहाइड्रेट से। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन। इसी प्रकार से प्रश्न आए शैवाल के बारे में, एल्गी के बारे में, तो एल्गी में होती है कि नहीं होती? आप कहेंगे भैया एल्गी क्या है? काई कुछ और थोड़ी है, काई भी एक प्रकार का प्लांट है। तो इसके अंदर भी उपस्थित होती है और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से। और अगर प्लांट पूछता है तो भाई पादप का तो आपको पता ही है, अभी लिखा हमने, पादप में भी सेम आपको दिखाई देगी। तो ये टेबल बना लेना ताकि ये चीज़ें आपको ध्यान रहें। ये काइटिन सेल्यूलोज दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाते हैं, ठीक है। लिखो इसे। क्लियर है भाई सभी को? लिख लिया यहाँ तक? चलिए बेटा, 2-3 स्लाइड्स हो चुकी हैं। अलीशाद अहमद, कोई ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें 3 अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, झिल्लियाँ पाई जाती हैं। देखो एक बाउंड्री की तरह ही तो काम कर रही है ये। अगर आप इसे देखेंगे तो मैम ये एक प्रकार की क्या है, बाहरी लेयर है। ये देखिए ज़रा, इसे आप कहते हैं कि बिल्कुल बाहर ये दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की आउटर लेयर, यही है सेल वॉल। लेकिन ये 3 परत से मिलकर के बनी हुई होती है। मुनेरा के अंडर नहीं आता, मुनेरा के अंडर सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, तो उसके अंडर ये नहीं आता। ये तो प्लांट का सेल है मैम, समझ गए, ये प्लांट का सेल है। मुनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, उसमें कुछ और नहीं आता। तो ये देखो ये कहलाता है हमारा एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो 3 अलग अलग लेयर से मिलकर के शुरू हुई है। ठीक है, चलो तो इसमें लिख लेते हैं ज़रा, ये एक बाउंड्री की तरह काम करती है। इट एक्ट एज अ बाउंड्री ऑफ सेल। यह कोशिका के बाहरी आवरण का कार्य करती है। इट इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। यह 3 परत से बनती है। पहली परत आती है प्राइमरी वॉल, प्राथमिक झिल्ली। दूसरी सेकेंडरी वॉल, और तीसरी कहलाती है मिडिल लेमिला। प्राथमिक झिल्ली, फिर ये द्वितीय झिल्ली बन जाती है, और मध्य लेमिला। ये 3 मुख्य परत होती हैं जिनसे मिलकर के ये तैयार हो जाती हैं। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, अगर पहले कमल जी कर लिया है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। क्लियर? चलो अब पूछता है क्वेश्चन कि ये मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन। ठीक है, और सॉल्ट्स भी यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं। नोट करिए इसको, ये है मिडिल लेमिला। अच्छा ठीक है, मिथुन कुमार अपलोड करवाते हैं। लिखो भाई। मैम आप बहुत फास्ट क्लास कराते, क्यों भाई स्पीड तेज़ है क्या? एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, क्या स्पीड तेज़ है? अरे सेल्यूलोज तो ऑलरेडी होगा ना, मिस कहाँ है? सेल्यूलोज तो पाया ही जाता है, उसके अलावा ये जो है वो इन तीनों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के। नहीं है? सब ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बढ़िया से क्लियर है चीज़ें। चलो अब ये सेल वॉल क्या करती है, आपके कोशिका को प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये बाउंड्री की तरह काम कर रही है, कोशिका की सुरक्षा कर रही है। बहुत हार्ड होती है, रिजिड होती है, इसके अंदर लिग्निन भी पाया जाता है, तो ये रिजिड हो जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है, सेल वॉल protect the cell and it is rigid
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, यह है कोशिका की, लेकिन एनिमल्स में नहीं होती, ये ध्यान रखना, कोशिका की सुरक्षा करती है और यह लिग्निन के कारण सख्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोशिका का अंग था जिसको हमने कहा सेल वॉल। अब इसके बाद नंबर दूसरा आता है, नंबर बी। ये देखिए, सबसे पहला हमने नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखा था सेल वॉल का, जरा इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ये है हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है भाई, ये नंबर पहला था जिसके अंदर हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब आते हैं सेकंड नंबर पे और दूसरा लिखते हैं साइटोप्लाज्म। जिसको कोशिका का द्रव्य भी कहा जाता है। कोशिका का द्रव्य भी इसको कहा जाता है। ये रहा मैम सेल, और जैसा कि मैंने कहा कि सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा होगा उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से, कि वो कोशिका का द्रव्य है। ठीक है, इट इज के बाद लिखा है बच्चे रिजिड। रिजिड मतलब कि ये सख्त हो जाती है। क्यों हो जाती है ये आप बता सकते हैं, RIGID, लिग्निन होता है इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों के नाम समझेंगे। देखो, एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड होगा। अभी ये सेल है, इसमें कुछ नहीं है मैम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, तब मैं इस लिक्विड को क्या नाम दूंगी, साइटोप्लाज्म का। लेकिन मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाता है, अगर इसके बीच में एक छोटा सा केंद्रक आ जाता है जो कि हर एक सेल में होता है, तब हम इस साइटोप्लाज्म का नाम बदल के क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तब यहाँ पर जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा, था तो मैम साइटोप्लाज्म ही, लेकिन न्यूक्लियस आ गया ना, तब मैं इसका नाम क्या रख दूंगी, प्रोटोप्लाज्म का नाम रख दूंगी। क्या इसमें कोई समस्या लग रही है किसी को? हाँ भाई, जल्दी से बताओ मुझे एक बार, कोई डाउट लग रहा है क्या किसी को? तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल। यह है कोशिका में उपस्थित द्रव्य है। ठीक है, यहीं पर नोट करके लिख लेना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी मुखिया है, ये नाभिक है बिल्कुल आपका। इन दोनों को मिला दें, यानी कोशिका द्रव्य को और केंद्रक को मिला दें तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिख लीजिए भाई इसको फटाफट से। साइटोप्लाज्म नहीं कह सकते, क्योंकि साइटोप्लाज्म खाली हम सिंपल सेल के अंदर कह सकते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया है तो उसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसको आप कह दोगे कि हाँ भैया ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन जैसे जैसे उसमें कोशिकांग आते जाएंगे तो आप उसका नाम बदल के रख देंगे प्रोटोप्लाज्म के नाम से। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म अपने आप में जीवित है, क्योंकि इसी के अंदर सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं वो तैर रहे होते हैं और वो अपने अपने कार्य को यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो इसको लिख लीजिए। फिर आगे तीसरा भाग लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। ग्रुप डी में सेल चैप्टर से ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं आपको इसके PYQ का चार्ट भी दे दूंगी, है ना, इसी से ही आया है क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट लिखते हैं,
चलो अभी आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है सभी को? मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। आपने बोला मैम देखिए एक हमारे पास एनिमल की सेल है, ठीक है, और एक हमारे पास प्लांट की सेल है। दोनों सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। एनिमल की सेल में एक ही लेयर होती है जो उसको बाहर से सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्लांट की, तो प्लांट में दो होती हैं। दो होती हैं तो भैया इसके अंदर एक लेयर और होगी जिसको हम किस नाम से यहाँ पर जानेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। तो ये जो लेयर आपको इसमें अंदर दिख रही है और एक में बाहर दिख रही है, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के नाम से ये जानी जाती है। इस बाहरी परत को बताया था, ये सेल वॉल होती है। ये जो बाहर वाली परत है सेल वॉल है, और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, यानी पादप में या प्लांट में दो होती हैं और जंतु कोशिका के अंदर मात्र एक ही परत होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षा देने का काम करती है, ठीक है। साउंड ऑफ नहीं है अभी, सब कुछ ठीक है। चलो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये आपको क्या कर रही है, एक तरीके से एनिमल सेल को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो लिखेंगे इसके बारे में कि ये प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट कर रही है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहरी वातावरण से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यह बाहरी वातावरण से कोशिका की सुरक्षा करती है। हर किसी की एंट्री नहीं होने देती, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसीलिए हम इसे अर्धपारगम्य के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी है, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कही जाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से आप इसे जानते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कई बार प्रश्न आ चुका है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है इसको। लिखिए भाई, नोट करो। अगर आपसे प्रश्न आए कि कौन सी झिल्ली ऐसी है जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, तो क्या उत्तर लगाएंगे? हाँ भाई, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कौन सी लेयर ऐसी है जो दोनों में पाई जाती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल, PERMEABLE, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यही है जो दोनों में पाई जाती है, प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, ठीक है। यांत्रिक सपोर्ट देती है ये। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? चलिए, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। भाई बाहर से पूरी सुरक्षा दे रही है तो हम कह सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब ये बनी किससे होती है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए जैसे सेल वॉल तो थी हमारी सेल्यूलोज से बनी हुई, खाली एक ही सिंगल सेल्यूलोज था, उससे मिला करके हमने उसको बना दिया था। लेकिन अच्छा नहीं लिखे हो कोई बात नहीं, लिख लो। अगर हम बात करें इसकी, तो ये मैम दो तीन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। लिखिए इसको। हिंदी इंग्लिश दोनों में तो लिखा हुआ है, हैं? कहाँ नहीं लिखा हिंदी, ये बताना, हिंदी में लिखा करो।
मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है कि बाहर से पूरी सुरक्षा दे रही है, होल्ड कर रखा है एक तरीके से इसने सारे अंदर के पदार्थों को, ठीक है। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, ये अभी पीछे भी लिखवाया था, कोशिका भित्ति होती है ये है सेल वॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो मैम हमारे अनुसार क्या है, एक पतली सी लेयर है ना, मैंने कहा ये बना दिया, ये लो बन गई सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा तो ये ऐसी नहीं थी। ये कैसी थी इसको भी देखिए ज़रा, है ना। माइक्रोस्कोप से देखने पर वही नॉर्मली तो आपने कह दिया मैम ये बाहर की तरफ एक झिल्ली लग रही है, इसी को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकता हूँ, है ना, कुछ अलग से बनाना थोड़ी है मुझे यहाँ पे। लेकिन ये अगर इलेबोरेट करके माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जाए तो भैया ऐसा दिखाई देता है, ये बर्गर जैसा स्ट्रक्चर। इसमें एक परत ऊपर आती है, एक परत नीचे आती है, और बीच में ये प्रोटीन जो है वो देख रहे हो धसे हुए हैं, पर्पल कलर के प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की लेयर है जिसमें ऊपर और नीचे कुछ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या कहेंगे कि ये आपके प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर धसी हुई नजर आती है, करेक्ट है। सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, सेल मेम्ब्रेन देते हैं अपने एनिमल्स को। जो बाहर की परत होगी वही मैकेनिकल सपोर्ट देगी, ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड है और नीचे इसकी टेल है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ही नीचे उल्टे तरह से लगे होते हैं। तो ये द्विपरत है, द्विकला जिसे हम कहेंगे, है ना। कुछ प्रोटीन्स इसमें बाहर की तरफ ऐसे धसे हुए होंगे, कुछ अंदर की तरफ फंसे हुए होते हैं, फिर वापस से लेयर आ जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, इसको मैं अगर इलाबोरेट करके आपको दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये सब फॉस्फोलिपिड, ये एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, ये इसका हेड होता है, और ये नीचे टेल निकल रही है, पूंछ निकल रही है, ये टेल है, ये इसका हेड है। तो यहाँ उल्टा और यहाँ सीधा, ऐसे दोनों मिला करके ये द्विकला बन जाती है फॉस्फोलिपिड की। अंदर और बाहर ये सारे ये प्रोटीन धसे हुए हैं, ऊपर की तरफ कुछ कार्बोहाइड्रेट लगा देते हैं इसमें, तो ये बन जाते हैं। कुछ अंदर वाले आंतरिक प्रोटीन है, बाहर वाले पेरिफेरल प्रोटीन्स कहे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए हर तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये समझ में आ गया सभी को? हाँ भाई समझ में आ गया ना। तो मैम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ओवरऑल देखेंगे तो ये रहा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह बनी होती है, किससे बनी है? पहला बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये डायग्राम ना बना लेना तो थोड़ा सा याद भी रहेगा। फॉस्फोलिपिड की द्विपरत, दूसरा प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कहेंगे इंट्रिंसिक, अंदर की तरफ हैं, और एक्सट्रिंसिक बाहर की तरफ हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन अंदर हैं तो कुछ प्रोटीन बाहर हैं, आंतरिक व बाहरी प्रोटीन्स। और तीसरा यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट चेन। कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला, ये कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला ये है जो ऊपर की तरफ से निकल रही है, ब्लू कलर की दिखाई दे रही है भाई सभी को, ये वाली ये है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन नज़र आ रही हैं। लिखिए इसको फटाफट से, ये तीनों से मिलके बना, तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। चलिए क्या हो गया श्याम सुंदर जी? कुछ ऐसे बना सकते हो, ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जो है वो आपको दिखाई देंगी, इसको लेबल कर लेना। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये प्रोटीन है, और ये फॉस्फोलिपिड है।
ठीक है, ये इसका अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे होता है, ये इसका हेड होता है और ये टेल होती है। बनाओ भाई। पेड़ की छालों की बाहरी परत को भित्ति कहते हैं, सेल के बाहरी परत को भित्ति कहते हैं, और वैसे अगर देखोगे पेड़ की बाहर तो कॉर्क सेल होता है, वो कॉर्क का लेयर कहा जाता है। ठीक है, कोशिका नाम आएगा कहीं पे भी तो वो तो डेफिनेटली मैम आपके सेल्यूलोज से बनी हुई होगी। वैसे अगर आप नाम देंगे पूरे प्लांट, क्योंकि प्लांट तो सेल से मिलकर बना है ना, तो अल्टीमेटली ये पूरा आपका बॉडी बन के तैयार हो गई है प्लांट की, तो वो बनी होगी आपके अलग अलग इन भागों से, और फिर हम उसको छाल का नाम देते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई सभी ने? जल्दी से बताओ एक बार क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलो अभी क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी दिखा देते हैं। इस पूरे मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है। ये जो पूरा सिस्टम आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं तरल मोज़ैक प्रतिरूप, और ये दिया था दो वैज्ञानिकों ने जिनका नाम था सिंगर और निकोलसन। 1972 में उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, इसको पहले लिख लो फिर सवाल दिखा देंगे। दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के नाम से जानते हैं, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ठीक है, सिंगर थे, गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते निकल लिए निकोलसन, सिंगर, ऐसे याद रखना। यह तरल मोज़ैक प्रतिरूप है जो सिंगर व निकोलसन द्वारा कब दिया गया था? 1972 में दिया गया। नाम ध्यान रखेंगे भाई इसका, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर थे, गाना गा रहे थे, निकल लिए, पता ही नहीं चला। चलो इधर लिखो इसको फटाफट से। फ्लूइड यानी तरल मोज़ैक प्रतिरूप, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई। चलिए भाई, हो गया सभी का? तो कुछ इस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन जाते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट से कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बना कुछ इस तरह से, द्रव्य मोज़ैक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर के बना होता है? क्या लगाओगे इसका आंसर? हाँ भाई मैम नोट्स का, ये देखो ये मैं तुम्हें क्या करवा रही हूँ, है नोट्स ही तो बनवा रही हूँ, तो नोट्स क्यों नहीं लिख रहे हो? नोट्स ही तो बनवा रहे हैं बेटा, नोट्स लिखिए उसको। क्या आंसर लगाएंगे इसमें? ऑप्शन पहला फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्या यही आंसर होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल खरीद सकते हैं, पीवाईक्यू की बुक आप खरीद सकते हैं, पीवाईक्यूज लगाने बहुत ज़रूरी है, ज़रूर से लगाइएगा। तो मैम इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है वो बन जाता है, फॉस्फोलिपिड बाहरी और आंतरिक प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया अभी, ये बर्गर जैसा सैंडविच जैसा बना देते हैं, ऊपर से एक लेयर आई, नीचे से दूसरी लेयर आई, बीच में आपके प्रोटीन फंस गए, कुछ इस प्रकार के प्रोटीन्स आ गए, ये ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपको दे देते हैं, बताइए ज़रा। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के अंदर मौजूद होता है, क्या नाम देंगे उसका? हाँ जी मैम जी, ये बोर्ड मार्कर का इंक ख़त्म नहीं होता है क्या? नहीं ना बेटा, इसमें इंक नहीं है, डिजिटल बोर्ड है और डिजिटली ये चलता है, इसका मार्कर है, सारा कंप्यूटर की तरह चलता है। ठीक है, इसका रिमोट भी है, जो कहते हो ना हर बार ये रिमोट कौन सा है हाथ में, तो ये आपके कंप्यूटर की तरह एक बड़ी स्क्रीन है, पूरा जो आपका बोर्ड रहता है। ठीक है, चलो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म इसका हो जाएगा, है ना। क्लियर है?
तो ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसे ही आप लोगों को कंप्लीट अपने नोट्स को बनाते हुए रिवाइज करते हुए चलना है, रिवीजन कर लेना। कल शुरू करेंगे इसके आगे का पार्ट, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और अन्य कोशिकांगों को कवर करने वाले हैं। सेम टाइम सुबह के 9 बजे। ऑल राइट, थ्योरी की बुक नहीं है बेटा, PYQs की रेलवे की बुक है, उसको आप ले सकते हो और बढ़िया से अपनी फ्लिपकार्ट से तैयारी अपनी उस PYQs के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच। चलिए।